हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे कि आज से हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज अबाउट द बीपीएससी टीआरई 4.0। जो आपका जो वैकेंसीज हैं इसके रिगार्डिंग है ना, जो आने वाली वैकेंसीज हैं उसके रिगार्डिंग है हमारा ये 1000 एमसीक्यूज की एक सीरीज रहने वाली है ऑफ योर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक्स का जितना भी सिलेबस है ना, इफ यू हैव गॉन थ्रू द सिलेबस, तो सिलेबस काफी वास्ट है आपका, बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है ना। तो हम ज्यादा वेट नहीं करते हुए हम अपने सिलेबस को कवर करना स्टार्ट करेंगे ना। आज नहीं तो कल वैकेंसी आनी ही है ना। तो हम प्रिपरेशन अपनी अभी से स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम 1000 एमसीक्यूज में अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। ये क्लासेस आपकी मंडे टू सैटरडे है ना, रेगुलर बेसिस पे होंगी एट 7 PM। ठीक, तो 7 PM ये क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पे चलती रहेंगी। 1000 एमसीक्यूज के थ्रू हम अपना पूरा सिलेबस, ये जो इतना लेंदी वास्ट सिलेबस है हमारे पास, उसको हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, सो दैट कि कॉन्सेप्ट को भी लेके चलेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट भी हो जाए और एमसीक्यूज के थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए ना। आपको पता चलता रहे कि कितनी प्रिपरेशन हुई है, क्या आता है क्या नहीं आता है, किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। फॉर द स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, है ना, जो हमसे पहले से कनेक्टेड है उनको तो सारी बातें पता ही है, बट फॉर द न्यू कमर्स जो भी हमसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमसे जुड़े हैं, उनको बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके एक लिंक गिवन है, जहाँ पे जाकर के आप हमारे इन प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकते हैं। वीकली फ्री आप टेस्ट दे सकते हैं, PYQs आपको अवेलेबल रहेंगे, है ना, किसी भी तरीके की, जैसे सब्जेक्ट्स हैं आपके, है ना, इकोनॉमिक्स, EPS, DST, इन सब चीजों के अकाउंट्स के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपकी रहेंगी वहां पे कुछ, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई PDF वगैरह अपलोड होती है क्लास वगैरह की, तो वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, जाके आप डाउनलोड कर लेंगे ऐप को, है ना, प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं एज फॉर योर कन्वीनियंस, है। चलिए, अगर किसी स्टूडेंट को बैचेस परचेज करनी है फॉर द डिटेल कवरेज ऑफ योर सब्जेक्ट, तो आप क्या है, यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर गिवन है एंड लिंक गिवन है, आप वहां पे जाकर के परचेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लासेस को हम स्टार्ट करेंगे। हियर इज अ कोड, बिहार कोड यूज करते हैं तो आपको 15% का 1500 का ऑफ मिलने वाला है यहाँ पे, है ना। चलिए क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो अगर आप अपना सिलेबस उठा के देखेंगे ना, तो सिलेबस में आपको सबसे पहला, अभी तक जो हमारे पास सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको सबसे पहला ही जो टॉपिक दिखता है वो क्या दिखता है आपको, कि व्हाट इज द डेफिनेशन स्कोप, है ना, डेफिनेशन स्कोप एंड फीचर्स ऑफ योर इकोनॉमिक्स क्या है। तो आपको जैसे अगर थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं कि जैसे अगर हमको किसी सब्जेक्ट के बारे में बोला है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट, ना, हमको डेफिनेशन भी अगर पढ़नी है तो डेफिनेशन आप जानते हैं कि कॉमर्स में, है ना, पर्टिकुलरली कॉमर्स में क्या है हमारा, कि बहुत से आपके अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, या फिर उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी डेफिनेशंस देते हैं ना। तो हमको क्या करना है कि जो 4-5 जो फेमस हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो जो फेमस अर्थशास्त्री हैं उन्होंने जो डेफिनेशन दी है ना, तो उसको हमको पढ़ लेना है, डेफिनेशन को पढ़ लेना है, प्लस उनका उस डेफिनेशन का क्रक्स क्या है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू कर लेते हैं यहाँ पे ना। यहाँ पे हम 4-5 इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा, किस बात पे उसकी आलोचना हुई, और फिर दूसरी डेफिनेशन क्या आई, किसने दूसरी डेफिनेशन दी, तो हमको वो सारी चीजों को कर लेना है ना। इसके लिए आप 4-5 जितने भी नाम यहाँ पे हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो इन्होंने क्या अर्थशास्त्र की डेफिनेशन दी है उसको आपको कर लेना है, और प्लस उसके साथ एक और पॉइंट ले लेना है कि उनकी आलोचना किस आधार पे की गई, जिसका मैंने एक कंपाइलेशन यहाँ पे, जब भी क्लास आपकी खत्म होती ना, तो इस PPT के लास्ट में एक कंपाइलेशन है, उसको आप एक बार देख लेंगे, 1 मिनट का टाइम लगेगा, तो आपका पूरा क्या है सब कवर हो जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इधर उधर की बातें हो गई हमारी, है ना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच इकोनॉमिस्ट गेव द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र की कमी की परिभाषा दी है ना। स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दी है हमें, मार्शल ने, रॉबिन्स ने, एडम स्मिथ ने, या फिर पीगो ने, है ना। ठीक, किसने हमको ये आपकी जो स्कार्सिटी डेफिनेशन दी है वो किसने दी है हमें, है ना, बताएंगे।
सभी ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, बट किसने स्कार्सिटी पे ज्यादा ध्यान दिया है ना, कि स्कार्सिटी, अर्थशास्त्र का जन्म ही कहाँ से होता है, स्कार्सिटी से, है ना, कि जब तक हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है तो वहां पे अर्थशास्त्र नहीं है। अर्थशास्त्र को पढ़ना मतलब कमी को दूर करना, उस कमी को कैसे मैनेज करना है वही हमें पढ़ना होता है ना। तो ये कौन है, एकदम सही, जो लोग बी आंसर दे रहे हैं, रॉबिन्स ने आपको ये डेफिनेशन दी है। कब दी है, 1932 में, है ना। ज्यादा जो इकोनॉमिक्स का आपका प्रभाव आया है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स का जो विकास हुआ है वो कब हुआ है आपका, आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 में, है ना, जब आपका यूएसए का आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 जो बहुत सारी कंडीशंस चल रही थी आपकी जर्मनी में, और ये हिटलर वगैरह का जो उदय होता है, वहीं पे आपका एक बार क्या है आपका ग्रेट डिप्रेशन आता है। क्यों, क्योंकि यूएसए का जो वॉल स्ट्रीट है वहां पे जो उसका जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे बहुत बड़ा क्रैश हुआ होता है ना, तो उसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है। उसी के इर्द गिर्द क्या है, उसी के 1, 2, 3, 4 साल के अंदर क्या है आपका पूरा इकोनॉमिक्स जो है वो डेवलप हुआ है ना, कि कैसे मैनेज करना है अर्थ को। चलिए ये सब कभी कर लेंगे। नेक्स्ट आएंगे आप, अकॉर्डिंग टू द मार्शल के हिसाब से इकोनॉमिक्स प्राइमरली स्टडीज व्हाट। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मुख्य रूप से अध्ययन करता है किस चीज का, मानव कल्याण का, दुर्लभ संसाधनों के आवंटन का, वैकल्पिक उपयोग वाले संसाधनों का, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट का, ह्यूमन वेलफेयर, एलोकेशन ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेज, मींस हैविंग ऑल्टरनेटिव यूज, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स। किसके बारे में मार्शल बात करते हैं आपके, ये क्या है हमारा, ह्यूमन वेलफेयर है। मार्शल क्या कहते हैं, मार्शल कहते हैं कि जो आपका अर्थशास्त्र है वो प्राइमरली, प्राथमिक तौर पे या मुख्य तौर पे किसकी स्टडीज से रिलेटेड है, आपके ह्यूमन वेलफेयर से, है ना। अभी आपने देखा रॉबिन्सन ने क्या कहा, स्कार्सिटी, मार्शल क्या कहते हैं, ह्यूमन वेलफेयर, है ना। तो दो अलग विचारधाराएं हमारे पास आ गई है ना। चलिए नेक्स्ट आएंगे, रॉबिन्स क्रिटिसाइज्ड मार्शल मेनली बिकॉज ऑफ व्हाट। जो रॉबिन्स हैं उन्होंने मार्शल की बात, जो मार्शल जो कहते हैं कि ह्यूमन वेलफेयर से संबंधित है आपका अर्थशास्त्र, तो इस बात की आलोचना रॉबिन्सन ने किस बारे में की है ना, कि मतलब क्या गलत है मार्शल के आपके थ्योरी में, या मार्शल ने जो इकोनॉमिक्स के लिए कहा वो किस बात पे गलत है। टू मच मैथमेटिक्स यूज किया आपके मार्शल ने, नैरो फोकस ऑन द वेलफेयर एंड मटेरियल गुड्स, कल्याण और भौतिक वस्तुओं पर संकीर्ण ध्यान था उनका, इग्नोरिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स, मार्शल ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को इग्नोर कर दिया, या यूज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। बताएंगे, ये क्या है, इसका आंसर भी आपका बी है, दैट इज द नैरो फोकस ऑन द वेलफेयर एंड मटेरियल गुड्स। तो इस बात पे रॉबिन्स ने मार्शल की आपकी आलोचना की। नेक्स्ट आएंगे, विच इकोनॉमिस्ट, क्वेश्चन नंबर 4, विच इकोनॉमिस्ट इंटीग्रेटेड वेलफेयर एंड स्कार्सिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। अभी हमने देखा रॉबिन्स क्या कहते हैं, रॉबिन्स कहते हैं कि आपकी स्कार्सिटी जो है, कमी की वजह से हमको अर्थशास्त्र को पढ़ना है। मार्शल क्या कहते हैं कि हमको ह्यूमन वेलफेयर के लिए अर्थशास्त्र को पढ़ना है, कि कैसे मैनेज करना है चीजों को। अब इन दोनों बात को इंटीग्रेट किया गया है ना, जैसे दोनों की आलोचना हुई, रॉबिन्स की किसी बात पे आलोचना हुई, फिर आपका मार्शल की बात पे आलोचना हुई, लेकिन दोनों को इंटीग्रेट करके, कि किसी एक अर्थशास्त्री ने आपका कहा कि नहीं, दोनों ही चीजें जरूरी है ना, ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर दोनों ही अर्थशास्त्र किए जा सकते हैं। तो ये बात किसने कही आपकी, सैमुएल्सन, किन्स, पिगो, या फिर आपके फ्रीडमैन। एकदम सही, ये कौन है आपके, सैमुएल्सन। सैमुएल्सन ने इंटीग्रेशन किया आपके वेलफेयर एंड स्कार्सिटी को बाय इंट्रोड्यूसिंग द ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर, है ना। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र आपका विकास और सोशल वेलफेयर हम दोनों ही पैरेलली कर सकते हैं, जैसा कि हमारी भारत करती है ना, कि हम डेवलपमेंट भी करते हैं प्लस सोशल वेलफेयर को भी साथ में लेके चलते हैं ना। तो अगर हम कहें कि हमारे यहाँ पे जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है वो किसके हिसाब से चलती है, सैमुएल्सन के हिसाब से, बिकॉज वी आर डूइंग द ग्रोथ, we are developing also as well as we are concentrating on the social welfare. Okay, चलिए नेक्स्ट आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 says कि the economics
इज न्यूट्रल एज बिटवीन एंड्स मीन्स वॉट। किसी एक आपके अर्थशास्त्री ने इकोनॉमिक्स को कहा है कि इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल एज बिटवीन द एंड्स। अर्थशास्त्र लक्ष्यों के मामले में तटस्थ है। ये बात किसने कही आपकी और इसका क्या मतलब पड़ता है ना, बताएंगे। ऑप्शन ए कहता है आपका इकोनॉमिक्स प्रमोट मोरालिटी, इकोनॉमिक्स रिजेक्ट्स द स्कार्सिटी, इकोनॉमिस्ट डू नॉट जज प्रेफरेंसेस, या फिर एंड मस्ट बी एथिकल ओनली। अर्थशास्त्र नैतिकता को बढ़ावा देता है, अर्थशास्त्र कमी की खोज करता है, अर्थशास्त्री प्राथमिकताओं का मूल्यांकन नहीं करते हैं, या फिर लक्ष्य केवल नैतिक होने चाहिए। क्या मतलब है इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल एज बिटवीन एंड्स, इसका क्या मतलब है और किसने कही ये बात। देखिए ये सारी चीजें आपको कब क्लियर होंगी, जब आप पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट ने कौन सी परिभाषा दी है ना। आप 4-5 जैसे नाम जो आ रहे हैं, जैसे मार्शल आ रहा है, रॉबिन्स आ रहे हैं, है ना, सॉरी आ रहे हैं, है ना, तो मार्शल आ रहे हैं, रॉबिन्स आ रहे हैं, आपके सैमुएल्सन आए, तो इन सब की जो परिभाषा है ना आप एक बार वो लिख लेंगे, है ना। इन्होंने क्या इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया है, क्या डेफिनेशन है, उसको एक बार लिख लेंगे और रीड कर लेंगे। प्लस साथ में ये आप पीडीएफ रखिएगा, ये इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर डेफिनेशन पोर्शन, है। तो अगर आप इतना वाइड कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं ना, इतने इस लेवल पे अगर प्रिपरेशन करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि कुछ भी छूट सकता है ना। पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ छूट जाए हमारा, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछे, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, है। चलिए, हाँ एकदम सही, सी हमारा करेक्ट आंसर है। सी क्या कहता है हमारा कि इकोनॉमिस्ट डू नॉट जज द प्रेफरेंसेस, है ना, कि अर्थशास्त्री प्राथमिकताओं का मूल्यांकन नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही हमको ध्यान रखना। और ये बात कही किन्होंने, तो रॉबिन्सन ने कही है। इसका मतलब क्या है कि हमको क्या है, वैल्यूज को ध्यान नहीं रखना है। इकोनॉमिक्स को पढ़ते वक्त हमको एथिक्स वैल्यूज को ध्यान नहीं देना है। और यही सबसे बड़ी आलोचना थी आपके रॉबिन्स की, है ना। जो रॉबिन्स सर ने जो डेफिनेशन दी है, तो उसकी यही एक जो क्रिटिसिज्म है, ये इसका एक क्रिटिसिज्म की तरह आप मानेंगे, है ना। नेक्स्ट आप आएंगे, which definition emphasizes material goods and welfare। कौन सी परिभाषा भौतिक वस्तुओं और कल्याण पर जोर देती है। क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मार्शेलियन, या फिर आपका रॉबिन्स। किनकी परिभाषा जो है वो मटेरियल गुड्स एंड वेलफेयर पे आपका जोर देती है। एकदम करेक्ट, मार्शेलियन जो है आपके, मार्शेलियन अप्रोच जो है, मार्शेलियन डेफिनेशन जो है वो आपका जोर देती है कि मटेरियल गुड्स एंड वेलफेयर, है। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इन्होंने क्या कहा था कि ह्यूमन वेलफेयर की स्टडी ही आपकी अर्थशास्त्र है ना। मतलब कि किस तरीके से स्केयर रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज किया जाए सो दैट कि आपका ह्यूमन वेलफेयर हो पाए, दैट इज इकोनॉमिक्स, है ना। इनका कहना ये था। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन। रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसका क्या एक पार्ट नहीं है। मतलब उनकी डेफिनेशन में आपको कौन सा एक शब्द नहीं मिलेगा। एंड्स, स्केयर मीन्स मटेरियल वेलफेयर, या फिर ऑल्टरनेटिव यूजेस, क्या नहीं मिलेगा हमको, है। अभी जितने क्वेश्चंस किए हैं हमने, उस बेसिस पे हमको पता चल सकता है कि उनका क्या कहना है। एकदम सही है। भौतिक कल्याण, है ना, वो वेलफेयर के बारे में बात नहीं करते, है ना। वो क्या कहते हैं कि ये एंड्स है, ये स्केयर मीन्स होगा यहाँ पे, और उसका ऑल्टरनेटिव यूज होगा, क्योंकि स्केयर है तो आपका क्या है, उसका ऑल्टरनेटिव यूज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, इकोनॉमिक्स स्टडीज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज रेफर्स टू व्हाट। अर्थशास्त्र दुर्लभ संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन का अध्ययन करता है, इसका क्या मतलब है। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज क्या बताता है ये। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता है, या डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स की बात करता है। ये किसकी बात करता है आपका। ये क्या है हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेगा कि जब हम ऑप्टिमम
जब हम इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी करता है, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज की जब वो बात करता है, तो हम कौन सी शाखा पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसके माइक्रो शाखा की बात कर रहे हैं ना। हमने देखा जैसे कि जब आप इकोनॉमिक्स अगर आपने पहले पढ़ रखी है, तो आप क्या कहते हैं कि जो आपका अर्थशास्त्र है उसको दो पार्ट्स में बांटना है हमको, एक मैक्रो और एक माइक्रो। माइक्रो क्या है, इंडिविजुअल लेवल का है ना, कि जो कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर डिमांड किस तरीके से क्रिएट करता है ना। तो ये क्या है कि जैसे कि हमारे पास अनलिमिटेड कंज्यूमर्स हैं, है ना, हमारे पास लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा है, संसाधन कम है ना। तो यहीं पे आपका ऑप्टिमम एलोकेशन की बात आ जाती है कि इतने सारे कंज्यूमर्स हैं, है ना, सबको संसाधन चाहिए, तो हम इनको बांटे कैसे। फिर यही बात आपकी ये कंज्यूमर्स के लिए बात कर ली, यही बात आपके लिए सप्लायर्स के संदर्भ में भी आती है। जो आपका प्रोड्यूसर है कि प्रोड्यूस तो सब करना चाहते हैं, है ना, बट जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, कि वेस्टेजेस ना हो, है ना। तो एलोकेशन की जब भी बात आएगी तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक शाखा है ना, माइक्रो की एक शाखा है। मतलब माइक्रो के बारे में बात करें, मैक्रो के बारे में जब हम पूरे व्यापक लेवल पे बात करते हैं, पूरे कंट्री के लेवल पे बात करते हैं, तब हम मैक्रो में चले जाते हैं ना। जैसे डिमांड एंड सप्लाई हम कहाँ पढ़ते हैं, हम माइक्रो में पढ़ते हैं, है ना जी। उसी तरीके से डिमांड आपका कंज्यूमर साइड के लिए एंड सप्लाई आपका प्रोड्यूसर साइड के लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आएंगे हम। कहते हैं कि विच एरिया इंक्लूड्स इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन या फिर नेशनल आउटपुट। अभी हमने बात की कि अर्थशास्त्र की वो कौन सी शाखा है जो व्यापक देश के लेवल पे बात करती है, यानी कि अगर हमको देश का इनकम पता करना है ना, देश में कितना रोजगार है, कितना मुद्रास्फीति है, नेशनल आउटपुट क्या है हमारा, जीडीपी क्या है हमारी, तो ये सब बातें जब हम करते हैं तो वहां पे हम कौन सी शाखा पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र की, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैक्रो, है ना। इसमें तो कोई भी हमें इफ बट होना ही नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट आएंगे आप क्वेश्चन नंबर 10। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स आफ्टर रॉबिन्स शिफ्टेड टूवर्ड। रॉबिन्स के बाद अर्थशास्त्र का जो विषय है किसकी ओर शिफ्ट हो गया, है ना। मतलब जब रॉबिन्सन ने आपके फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था कि यहाँ पे स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है ना, उसके बारे में जब उन्होंने बात की, तो रॉबिन्स के फेज के बाद जो आपका शिफ्ट हुआ इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू, वो किसकी तरफ हुआ, हैप्पीनेस की तरफ, चॉइस अंडर स्कैर्सिटी की तरफ, मॉरल वेलफेयर की तरफ, या फिर धर्मशास्त्र या फिर थियोलॉजी की तरफ, किसकी तरफ शिफ्ट होता है। अभी हमने कहा कि रॉबिन्स ने किसकी बात की थी, स्कार्सिटी की बात की थी। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, वो सब्जेक्ट मैटर किसकी तरफ शिफ्ट हुआ कि चॉइसेस अंडर द स्कार्सिटी, कि हम अर्थशास्त्र में इस चीज का अध्ययन करेंगे कि कमी के अंदर, कमी होते हुए भी हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, फिर भी उस कमी के अंदर हम कैसे चॉइसेस करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास लिमिटेड बजट है, उस बजट में हम कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पा सकते हैं, है ना। उसमें हम कैसे जो हमारा जो संतुष्टि है ना, उसको कैसे पा सकते हैं, हम कैसे बेस्ट चॉइसेस कर सकते हैं, है ना, मिक्स बना सकते हैं। पढ़ते हैं ना बजट लाइन, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। जब आप आगे जाएंगे तो वहां पे हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं कि एक लिमिटेड बजट में किस तरीके से आपको ऑप्टिमम एक बजट लाइन में एक ऑप्टिमम सिलेक्शन कैसे आपको करना है, ताकि आपको मतलब जितनी भी आपकी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए उसी बजट में, है। तो बजट कांस्टेंट के अंदर कैसे हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पा सकते हैं, वही बात ये कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आएंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स व्हाट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या समझाता है आपको, व्हाट ऑट टू बी। देखिए 2-3 चीजें आती हैं जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं ना अर्थशास्त्र का, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 2-3 शब्द आपके सामने आएंगे, नॉर्मेटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस, है ना, डिस्क्रिप्टिव साइंस। तो ये सारी चीजें आती हैं कि अर्थशास्त्र को हम ये सब बोलते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमको क्या बताता है, क्या होना चाहिए, नैतिक प्राथमिकताएं क्या है, क्या था, क्या होगा, या फिर कल्याण में सुधार, क्या हमको बताता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से हम क्या समझते हैं। देखिए नॉर्मेटिव जो है ना,
ये हमको सॉल्यूशन नहीं देता। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव साइंस, जहां भी पॉजिटिव लिख के आए ना, तो उससे हम क्या समझेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है या पॉजिटिव साइंस जो है वो हमें क्या बताती है, वो हमें बताती है कि हमारे पास समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान कैसे होगा, है ना। यहां से हम लेंगे, यहाँ पे इसका आंसर क्या है कि व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, है ना। वो हमको सारे फेजेस आपको बता देगा कि क्या है, क्या था और क्या होगा, है ना। क्या होना चाहिए नहीं हमें बताएगा, है ना। चलिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आ गया, नॉर्मेटिव वाला टर्म भी आपके सामने आ गया कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द वैल्यू, जजमेंट्स एंड पॉलिसीज, डिस्क्रिप्टिव फैक्ट्स ओनली, सिर्फ हमको डिस्क्रिप्टिव फैक्ट्स बताता है, कैजुअलिटी एनालिसिस बताता है, केवल कार्य कारण विश्लेषण बताता है ना, वर्क एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमको बताता है, या फिर केवल कमी को हमको बताता है। क्या बताता है? या फिर मूल्य निर्णय, ये यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, मूल्य निर्णय एंड पॉलिसीज, मूल्य निर्णय एंड नीतियां। हाँ, तो यही हमारा नॉर्मेटिव साइंस और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमको क्या बताता है कि वैल्यूज क्या है ना, जजमेंट्स क्या आते हैं इसमें, और पॉलिसीज हम किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं, तो वो हमको नॉर्मेटिव बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस, इज एसोसिएटेड विद हुम। ये हमको किसने बताया कि इकोनॉमिक्स जो है वो आपका साइंस ऑफ चॉइसेस है ना? बस थोड़े से शब्द अलग किए गए हैं, तात्पर्य वही है। अर्थशास्त्र पसंद का विज्ञान है, ये किन से जुड़ा हुआ है? एडम स्मिथ ने ये बात बताई आपको, रॉबिन्स ने बताई, पीगो ने बताई, या फिर मार्शल ने? देखिए, घूम फिर के कहीं ना कहीं यही चार नाम आपके सामने आ रहे हैं, है ना। एक सैमुअल्सन का नाम यहाँ पे मिसिंग है। तो ये पांच जो है, आपको इतना तो पता चल गया कि इन पांचों अर्थशास्त्री की आपको डेफिनेशन पढ़ लेनी है ना। ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। देखिए, चॉइसेस, स्कैरसिटी, ये सारी किन से संबंधित है? रॉबिन से संबंधित है आपकी। चलिए नेक्स्ट आएंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट। अवसर लागत इससे प्राप्त होता है असीमित इच्छाओं से, असीमित संसाधनों से, कमी और चुनाव से, विकल्पों की अनुपस्थिति से, एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, स्कैरसिटी एंड द चॉइसेस, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, या फिर अनलिमिटेड वांट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जब हम सेक्रीफाइस करते हैं किसी चीज का, है, तो ये आपका क्या है? जब हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, है ना। सॉरी, अनलिमिटेड वांट्स नहीं, जब हमारे पास स्कार्सिटी एंड चॉइसेस होते हैं, है, तभी हम स्कार्सिटी और चॉइसेस हमारे पास अगर दोनों चीजें होंगी, है ना। जैसे कि कहने का मतलब समझिए कि जैसे हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जब हमारे पास 2-3 विकल्प हों, है ना, चॉइसेस आ गया, हमारे पास विकल्प है यहाँ पे, इसमें से हम किसी एक विकल्प को चुन लेते हैं और बाकियों को हम सेक्रीफाइस कर देते हैं ना। यही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हमने जिस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया उसका कॉस्ट क्या था हमारे लिए, है ना, वो क्या वैल्यू रखता था हमारे लिए। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस एंड स्कैरसिटी, कि हमारे पास पैसे तो 100 रुपए ही हैं, लेकिन उस 100 रुपए में हमको किसी एक पर्टिकुलर चीज को ही चुनना है ना। उस 100 रुपए में या तो आप बुक खरीद लीजिए, पेन खरीद लीजिए, या फिर आप कॉपी खरीद लीजिए, है ना। अगर आप सीमित बजट लेके गए हैं तो आपको किसी ना किसी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइसेस में से आपको किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल गिव यू स्कार्सिटी एंड चॉइसेस। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि विच कॉन्सेप्ट एक्सपैंडेड इकोनॉमिक्स इनटू वेलफेयर, ग्रोथ एंड स्कार्सिटी। किस कॉन्सेप्ट ने इन तीन चीजों में बांट दिया आपके अर्थशास्त्र को, मतलब बढ़ा दिया, बांट दिया। बताइए, मतलब किसने कहा कि आपका वेलफेयर भी है यहाँ, ग्रोथ भी है एंड स्कैरसिटी भी है? सैमुअल्सन ने, इन्होंने इंटीग्रेट किया था इन दोनों को। इन्होंने कहा था कि वेलफेयर और स्कैरसिटी के होते होते, रॉबिन्सन, है ना, ये एंड प्लस इन्होंने कहा था कि इन सब के होते हुए भी आप स्कैरसिटी के होते हुए भी आप ग्रोथ एंड वेलफेयर दोनों कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आएंगे आप क्वेश्चन नंबर 16, एडम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स मेनली एज अ स्टडी ऑफ व्हाट। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से किसके अध्ययन के रूप में परिभाषित किया? वेल्थ, स्कार्सिटी, ग्रोथ, चॉइस।
सारे शब्द हमने पढ़े हैं। एडम स्मिथ हमारे पास नाम आया है अभी, है ना। अभी तक हमने देखा मार्शल, रॉबिन्स, सैमुअलसन, है ना, इतने नाम आपने देखे, और अभी अभी हमारे पास आए हैं स्मिथ सर, है ना। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी? इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है आपका, मेनली इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ, कि हाउ वी कैन क्रिएट वेल्थ। ये ऑप्टिमम एलोकेशन, स्केयर रिसोर्सेज, इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरीके से वेल्थ का क्रिएशन कर सकते हैं, ये हमको एडम स्मिथ ने बताया। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि द क्रिटिसिज्म ऑफ एडम स्मिथ्स डेफिनेशन वाज दैट इट ओवर एम्फसाइज द वेलफेयर, इट इग्नोर द प्रोडक्शन, was too materialistic and narrow, and it ignored the wealth. एडम स्मिथ ने तो वेल्थ की बात की थी, तो इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। बताएंगे क्या कहा था एडम स्मिथ ने, किस बात पे इनकी आलोचना हुई? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कि बहुत ज्यादा भौतिकवादी और संकीर्णता, मतलब बहुत ज्यादा नैरो मटेरियलिस्टिक था इनका डेफिनेशन, है। क्वेश्चन नंबर 18 द वेलफेयर इकोनॉमिक्स मेनली बिलोंग टू व्हाट, है ना। कल्याणकारी अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सकारात्मक अर्थशास्त्र से, सूक्ष्म अर्थशास्त्र से, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से, या फिर ग्रोथ थ्योरी से? वेलफेयर इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव से, है ना। वेलफेयर जो है आपका नॉर्मेटिव से है। यहीं पे हमने पढ़ा था कि वैल्यूज क्या होती हैं, जजमेंट क्या होता है, पॉलिसीज कैसे बनती हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको बताएगा कि अर्थशास्त्र की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कैसे जजमेंट लेते हैं हम, और पॉलिसीज कैसे फ्रेम करते हैं, तो ये बताता है ना। तो पॉलिसीज किस तरीके से फ्रेम किया जाए कि वेलफेयर हो आपका, है ना, कैसे ऑप्टिमम रिसोर्सेज का किस तरीके से एलोकेशन किया जाए कि आपका सोशल वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर हो पाए, है ना। तो वो नीतियां बना के आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देगा, है ना, मानव अर्थशास्त्र। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 विच ब्रांच असेसेस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल डाटा अबाउट द इकोनॉमिक्स? कौन सी शाखा अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णनात्मक सांख्यिकीय डाटा का आकलन करती है? नॉमिनल, डिस्क्रिप्टिव, पॉजिटिव या अप्लाइड? अप्लाइड आपको बताएगी कि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पॉजिटिव आपको बताएगा क्या था, क्या है और क्या हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव आपको डिफाइन करेगा, डाटा बताएगा, डिस्क्रिप्शन देगा, है ना, कि आपके देश में इतना बेरोजगारी है, इतना आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है ना, इतना आपके पास मैनमेड रिसोर्सेज है, तो ये आपको डिस्क्राइब करके देगा, है ना। हाँ, तो डिस्क्रिप्टिव लिखा है तो डिस्क्रिप्टिव ही होगा, है ना। डाटा की बात हो जाए जहां पे हमको डिटेलिंग की होती है, डिस्क्राइब किया होता है किसी चीज को, तो वहां पे हम डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 द स्कार्सिटी इन इकोनॉमिक्स मीन्स व्हाट? गुड्स डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, इनफाइनाइट रिसोर्सेज वर्सेज द फाइनाइट रिसोर्सेज वर्सेज द इनफाइनाइट वांट, नो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट, नो ह्यूमन वांट्स। क्या बताता है आपको स्कार्सिटी? फाइनाइट रिसोर्सेज वर्सेज इनफाइनाइट वांट्स। क्वेश्चन नंबर 21 विच फील्ड स्टडीज इंडिविजुअल डिमांड, सप्लाई एंड प्राइसिंग? अभी हमने बात की कि कहाँ पे हम डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करते हैं अंडर आर इकोनॉमिक्स। मैक्रो में, माइक्रो में, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, या पॉलिटिकल इकोनॉमी में? किस में हम इसको स्टडी करते हैं, बताएंगे आप? ये कहाँ हम करते हैं? इंडिविजुअल, है ना। अगर एग्रीगेट्स की बात करेगा तो हम मैक्रो बोलेंगे। जब इंडिविजुअल किसने बात कर दी है, इंडिविजुअल डिमांड, सप्लाई एंड प्राइसिंग की बात कर रहा है, तो ये माइक्रो, है ना, माइक्रो शाखा है आपके अर्थशास्त्र की। इकोनॉमिक्स बिकम वैल्यू फ्री साइंस, ये भी हमने बात की है कि किन्होंने वैल्यू फ्री कर दिया था, किसने कहा था कि न्यूट्रल है आपका इकोनॉमिक्स, है ना, मूल्य मुक्त विज्ञान बन गया किसके अनुसार? मार्शल, पिगो, रॉबिन्स, एडम स्मिथ। न्यूट्रल की बात इन्होंने कही थी कि अर्थशास्त्र जो है आपका एंड में आपका क्या है, ये न्यूट्रल है, तटस्थ है आपका।
आएंगे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। हर दिन हम आपका 25 क्वेश्चन करेंगे, है ना, एंड with the sets of 25 questions we will complete our 1000 MCQ series for the subject economics, है। सभी जितने भी आपके यूनिट से जितना भी आपका सिलेबस है उसको इन्हीं 1000 क्वेश्चंस में हम 25 क्वेश्चंस के सेट्स के साथ हम करेंगे, है ना। स्टार्टिंग में थोड़ी फेस हम स्लो रखते हैं, है ना, थोड़ा आपको लग रहा होगा यहाँ पे ज्यादा डिटेलिंग हो गई है, बट मतलब माइन्यूट एक एक लाइन से 5 डेफिनेशन से हमने 25 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पे आपको, क्योंकि बेसिक पहला चैप्टर है ना, जो नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं तो उनका भी थोड़ा सा हो जाए कि किस अर्थशास्त्री ने क्या डेफिनेशन दी थी, कहाँ से इकोनॉमिक्स आया है, क्या चीजें। तो स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस थोड़ा धीमा रखेंगे, है ना, उसके बाद वी विल पिक अप द स्पीड, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि द टर्म पॉलिटिकल इकोनॉमी वाज यूज्ड बिफोर इकोनॉमिक्स। जो आपका इकोनॉमिक्स का शब्द आज आप सुनते हैं ना, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जो हम सुनते हैं, इस शब्द से पहले जो शब्द यूज हुआ था वो था पॉलिटिकल इकोनॉमी। पहले इकोनॉमिक्स नाम की कोई सब्जेक्ट नहीं थी, हमने फर्स्ट टाइम जो वर्ड यूज किया था पॉलिटिकल इकोनॉमी यूज किया था। और ये किन के द्वारा यूज किया गया था? मार्शल के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, किन्स के द्वारा या फ्रीडमैन के द्वारा? किन्होंने इन शब्द को फर्स्ट टाइम आपका यूज किया है, बताएंगे आप? हाँ, जी, ये क्या है आपके एडम स्मिथ, है ना। और इसी वजह से जो आपका जो जनक है आपके, अगर इकोनॉमिक्स के अगर जनक कहे जाते हैं तो ये कौन है? आपके एडम स्मिथ है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप कि इकोनॉमिक्स के जनक किन्हें कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, बिकॉज ही वाज द पर्सन हु फर्स्ट हु यूज द टर्म इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, है ना। मतलब इसी इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी वर्ड से ही आपका इकोनॉमिक्स शब्द निकल के आया, है ना। तो फर्स्ट टाइम अगर किसी ने इकोनॉमी, इकोलॉजी इन सब की बात की थी, इकोलॉजी नहीं, इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमी की बात की थी, तो वो एडम स्मिथ सर थे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ व्हाट? जो आपकी बुनियादी आर्थिक समस्या है इसके कारण पैदा होती है, किसके कारण, है ना। जो पूरा ये विषय बना आपका, है ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी शब्द से जो आपका इकोनॉमिक्स बना, है ना। फिर इकोनॉमिक्स के बाद आपकी इसकी 2 शाखाएं बनी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। और फिर माइक्रो और माइक्रो में हम इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे ना, कंज्यूमर बिहेवियर, बायर बिहेवियर, डिमांड, सप्लाई, बजट लाइन, है ना, फलाना ढिमकाना, जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे, है ना, यूटिलिटी, मार्जिनल, टोटल, एवरेज, ये सारी चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमको क्यों पढ़नी है, कहाँ से, इसका रीजन क्या है, क्यों हमको इतना सब कुछ पढ़ना है ना। तो इसका रीजन क्या है हमारे पास कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि आपका देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, है ना। सिंपल सी इसी एक बात को लेकर के कि हमारे पास हमारे जो संसाधन है वो सीमित है ना, चाहे वो किसी भी प्रकार का संसाधन हो, है ना, पैसा, रिसोर्सेज, मानव संसाधन, बौद्धिक संसाधन, जो भी है, जितने भी संसाधन है हमारे पास, जिसको हम रिसोर्स के रूप में देखते हैं, वो क्या है हमारे पास लिमिटेड है। बट हमारे पास इच्छाएं, है ना, जो हमारी जरूरतें हैं, इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो अनलिमिटेड है, असीमित है ना, विदाउट एनी बाउंड्रीज। तो इन्हीं दोनों में तालमेल बिठाना इज आर इकोनॉमिक्स। यहीं से इकोनॉमिक्स शुरू होती है। किन किन लोगों ने शुरू की और क्या क्या बताया उन्होंने, ये आज हमने देखा। फर्दर वी विल कैरी ऑन विद द सब्जेक्ट कि और आगे क्या क्या पढ़ना है हम आगे देखेंगे। सारी चीजें यहाँ पे जितनी भी बातें हमने की, इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो क्या है, माइक्रो क्या है, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे इस सीरीज में, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग डेली, सोमवार से लेके आपका शनिवार तक, है ना, मंडे टू सैटरडे वी विल बी हेयर एट 7 PM डेली ये क्लासेस आपकी हुआ करेंगे, है ना। बस ये आपकी ये रहे अर्थशास्त्रियों के नाम, है ना, ये आपको अर्थशास्त्रियों के नाम याद करने हैं। और इनका फोकस क्या था, डेफिनेशन इनकी क्या कही जाती है ना। जो एडम स्मिथ की है वो वेलफेयर डेफिनेशन का, वेल्थ डेफिनेशन कही जाती है, वेलफेयर मार्शल की, वेलफेयर प्लस एक्सटर्नलिटीज पीगो की, स्कार्सिटी डेफिनेशन रॉबिन्स की, एंड ग्रोथ एंड वेलफेयर सैमुअल्सन की, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं 3, 2, 5, ठीक है। इसी पे आपका ये पूरा क्लास था। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।